नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 4 के भाग 3, जिसमें हम पढ़ते हैं पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के सिलेबस में कोई चीज जो है क्लियर नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, वर्तमान भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, फिर लिखा हुआ है ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, और लास्ट में लिखा हुआ है आईटी के वृहद अनुप्रयोग। तो देखिएगा, सिलेबस कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप प्रौद्योगिकी को और तोड़ें तो आप केवल प्रौद्योगिकी के अंदर देखें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी, और लास्ट में देखते हैं तो संचार एवं परिवहन प्रौद्योगिकी आपको दिखाई देगा। अब एक एक को डील करना है, और डील करने के बाद जो करंट आधारित जो आपको न्यूज रहेंगे इन घटनाओं से या इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको मेंस के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। जैसे कि हो सकता है कि किसी मिशन के बारे में, किसी मिशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे निसार हो गया, गगन हो गया, इन सब का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और उनका जो उद्देश्य होगा, लक्ष्य क्या है, वो सारा कुछ आपको मेंस में पूछता है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे जितने भी छोटे मोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए जो जो तथ्य महत्वपूर्ण होंगे, वो सारा तथ्य हम साथ में देखते हुए चलते हैं। तो पहला अगर देखें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो यहाँ देखिएगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अगर विकास क्रम देखें तो सबसे पहले इसका जो विकास होता है 1962 में होगा। तो 1962 में ऐसा क्या होता है, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन होगा। इसको शॉर्ट में इनकॉस्पर अर्थात इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जिसके जो गठन करता थे या कहें अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक, तो याद रखना है। ऐसे ही एक और विकास क्रम देखते हैं 1963 अर्थात 1963 में। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं भारतीय विज्ञान एवं तकनीक संस्थान का गठन हुआ, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है SSTC। ठीक, याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। फिर उसके बाद थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। तो थुम्बा आपको पता ही है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिएगा, कभी कभी आपको मेंस में ये पूछा भी जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म लिखे, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो ये पूरा याद रखिएगा। और इसके साथ ही भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट, जिसको बोला गया नाइक अपाचे, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, और भारत ने इसका क्या किया था, पहले बार प्रक्षेपित किया था। क्या किया था प्रक्षेपित, तो याद रखिएगा रॉकेट था जिसका नाम था नाइक अपाचे। तो बढ़ते हैं अगले विकास क्रम में। तो अगला विकास क्रम जो होता है 15 अगस्त 1969। ये डेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हुआ था इसरो का गठन। जो समिति बनी थी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका पुनर्गठन कर इसे इसरो बनाया जाएगा। और इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक, कभी कभी इसरो का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है। इसके बाद भी विकास क्रम रुका नहीं, आगे देखते हैं। तो पहले अंतरिक्ष विभाग बना, फिर उसके बाद अंतरिक्ष आयोग बना। कब, तो देखते हैं 1972 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। और देखिए प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो विक्रम साराभाई, और वर्तमान में जो है S सोमनाथ है। अब इनका जो क्रम है वो 10वां है। अगर किसी बुक में आपको 11 दिखाई दे तो पहले आप जाके देखिएगा इसरो के साइट में। इसरो के साइट में S सोमनाथ जी को 10वें क्रम पर रखा गया है। इस कारण मैंने यहाँ पर भी इन्हें 10वें क्रम पर बताया। इससे पहले आपको पता है के सिवान जी थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं विकास के क्रम में और क्या जारी रहा। यहाँ पर देखते हैं 1975 में हमने आर्यभट्ट नामक उपग्रह जो है सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से हमने क्या किया है, प्रक्षेपित किया है। ये हमारा केवल प्रायोगिक उपग्रह था। और उसके बाद हम देखते हैं जुलाई 1980। तो यह भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान, जिसको नाम याद रखेगा रोहिणी नाम था। ठीक है, पहला सफल परीक्षण किया था। इससे पहले भी हमने प्रयास किया था, लेकिन वो क्या था, असफल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा पहला जो हमारा उपग्रह है, पहला संचार उपग्रह, तो याद रखना ये क्या था, एप्पल था। ठीक, तो ये देखिएगा सारे इमेजेस आपको दिख रहे हैं, ये आर्यभट्ट, फिर उसके बाद रोहिणी, और फिर उसके बाद देखते हैं एप्पल नामक उपग्रह, जो हमारे लिए क्या था, पहला संचार उपग्रह था। अब देखिएगा हाल फिलहाल में यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रक्षेपण केंद्र या जो इसरो से संबंधित जो प्रमुख केंद्र है वहां से संबंधित। तो उसमें पहला जो है उदयपुर, जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर है सौर वेधशाला। फिर अहमदाबाद में बहुत सारी प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि देखिएगा फिजिकल रिसर्च सेंटर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसको SAC के नाम से जाना जाता है। फिर उसके अलावा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर SEC। फिर हासन जो कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के इस क्षेत्र में क्या है, देखिएगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये फर्स्ट। एक और है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, भोपाल में है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है,
उपग्रह नियंत्रण केंद्र है ये। और उसके बाद देखते हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में देखते हैं तो रमन अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष आयोग, इसरो का जो हमने देखा था मुख्यालय है, यहीं पर भारतीय विज्ञान संस्थान है। फिर इसरा है, इसरा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे 2 नंबर में। तो देखिए इंडियन सैटेलाइट ट्रेनिंग एंड रेंजिंग सेंटर। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था MCF2 जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये 2005 से भोपाल में प्रारंभ हुआ है। इससे पहले वाला कहाँ था, हासन में था। इसके बाद देखते हैं तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। फिर तुम्बा में ही आपको दिखाई देगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान निर्माण, है ना, जिसका हमने फुल फॉर्म देखा था, आपको याद होगा 1963 में इसका गठन किया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में द्रव प्रणोदन केंद्र है यहाँ पर। हैदराबाद में है NRSC, अर्थात क्या है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। देखिएगा यहां से संबंधित प्रश्न जो है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। एक बार पूछा गया है HAL का फुल फॉर्म, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये पूछा गया है एक बार। वैसे ही देखिएगा यहाँ पर जितने भी शॉर्ट फॉर्म आए, एक्रोनिम आए, उनका फुल फॉर्म आपको याद करना ही है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। इसके माध्यम से क्या करते हैं हम, उपग्रहों से संपर्क स्थापित करते हैं। फिर 9th नंबर है श्रीहरिकोटा, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। तो ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ से देखिएगा हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भारत में जो बने उपग्रह हैं उनको किस प्रकार बांटा गया है। तो देखिए भारत में उपग्रह के जो प्रकार हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, या ओवरऑल भी देखें तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है पृथ्वी की कक्षा के आधार पर। इसमें भी देखते हैं क्या, अगर ये पृथ्वी है तो इसके अगर पास है तो लो ऑर्बिट बोला जाएगा, थोड़ा बीच में है तो मिड ऑर्बिट बोला जाएगा, थोड़ा दूर तक है तो हाई ऑर्बिट अर्थ के नाम से जाना जाएगा। फिर देखते हैं उपग्रह की स्थिति के आधार पर, तो उसकी स्थिति के आधार पर वो पृथ्वी के सापेक्ष कैसा है, कैसी उसकी स्थिति है, इसके आधार पर उपग्रह को बांटा जाता है। और फिर बांटा जाता है उसके प्रयोग के आधार पर, जैसे वैज्ञानिक हो गया, मौसम संबंधी हो गया, नौयान संबंधी हो गया, GPS संबंधी हो गया। तो इस प्रकार के आधार पर उपग्रहों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिसे हम बात करें पहला जो है पृथ्वी की कक्षा के आधार पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं पृथ्वी की कक्षा के आधार पर पहला आपको दिख रहा है निम्न पृथ्वी की कक्षा या लो ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LEO। तो देखिएगा पृथ्वी सतह से 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। फिर देखिएगा मध्यम पृथ्वी की कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। और फिर उसके बाद देखते हैं उच्च पृथ्वी की त्रिज्या, तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है 36,000 से लेकर और ऊपर तक। तो यहां पर है 3 प्रकार के आपने उपग्रहों को देखे, जो किसके आधार पर है, पृथ्वी की कक्षा के आधार पर। पास है तो निम्न, फिर बीच में है तो मध्य, और उससे ज्यादा है तो उच्च। तो ये आपको एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव वाइज पूछा जाता है तो आपको क्या पूछा जाता है कि इसका रेंज कितना है ना, किस आधार पर आप, ये किलोमीटर के आधार पर आप क्या बताते हैं कि ये रेंज कैसा है, ये पूछता है एग्जाम में। और उसके बाद देखिएगा एक और प्रकार का कक्षा है जिसको बोलते हैं हम ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट का मतलब ये कि यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 पोल, ये जो पोल हैं पोलों को अगर एक साथ, मतलब ऐसा अगर कोई भ्रमण कर रहा कोई भी उपग्रह, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर ऑर्बिट कहेंगे। अगर ये जो कक्षा है इसको क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट में ये ध्यान रखिएगा 90 डिग्री तक का आपका झुकाव दिखाई देगा। आप कैसे दिखाई देगा, तो भूमध्य रेखा से। तो क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम यहाँ पर बनाए डायग्राम, तो ये हो गया यहाँ पर क्या, ये भूमध्य रेखा, तो ये जो है कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। तो 90 डिग्री का झुकाव होगा किसके साथ, भूमध्य रेखा के साथ। तो ये प्रयोग क्यों किया जाता है, पोलर ऑर्बिट में अगर कोई उपग्रह भेजा गया है तो यहाँ पर देखिए मानचित्रण के लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए, साथ ही साथ कुछ जो है मौसम उपग्रह संबंधी भी हम यहाँ पर उपग्रह भेजते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा पोलर ऑर्बिट भी एक होता है जहां दोनों पोल के बीच, जैसे यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये दोनों पोल के बीच क्या करेगा, ये भ्रमण करेगा। तो ये जो कक्षा है इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, या इसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय कक्षा। ठीक है, तो 4 प्रकार की हमने कक्षाएं देखी हैं। आगे पढ़ते हैं क्या कि उनकी स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर देखें तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, मतलब इसका मतलब आप ये समझिएगा, ठीक है, कि सूर्य जैसा एक ही जगह आपको दिखाई देगा। आज जैसे सुबह 10 बजे आपको एक जगह दिखाई दे रहा सूरज, तो वैसे ये उपग्रह भी होगा। क्या लिखा हुआ है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, अर्थात ये जैसे आज मान लो
आप रायपुर में हैं, रायपुर में आपको एक उपग्रह दिखाई दिया और आज मान लो 12 बज रहे हैं, तो अगले दिन वापस 12 बजे वो आपको वहीं पर दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। फिर भू स्थिर उपग्रह, जो पृथ्वी के साथ साथ समान गति से क्या करे, भ्रमण करे, ठीक है। और फिर अगला आप देखते हैं क्या, भू समकालिक उपग्रह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, और भू स्थिर उपग्रह को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें ज्यादा कोई परिवर्तन होता नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, भू स्थिर में क्या होगा, तो उच्च कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं। भूमध्य रेखा के क्या होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, 24 घंटे में अपना पूरा भ्रमण पूरा करते हैं। और ये जो है 180 डिग्री बनाते हैं, किसके साथ, भूमध्य रेखा के साथ। और इनका भी काम वही है, देखिएगा भू समकालिक जो उपग्रह है, जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट है, ये भी लगभग कैसे है, भू स्थिर उपग्रह के जैसे। बस इनका पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, जो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा झुकाव होता है। तो दोनों का कार्य लगभग एक होता है, लेकिन क्या होता है, झुकाव होने के कारण इसको क्या बोला दिया जाता है, जियोसिंक्रोनस कहा जाता है। तो यहां तक हमने देखा कि पहला हमने देखा कक्षा के आधार पर, फिर उसकी स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वो कैसे होता है। पहला देखिएगा संचार उपग्रह। तो संचार उपग्रह बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इंडिया का क्या था याद करो, पहला हमने पढ़ा है एप्पल उपग्रह। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों के लिए, तो वैज्ञानिक पद्धति के लिए जैसे हमने क्या किया, आदित्य L1 मिशन जारी किया है इसरो ने, किसके लिए किया है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए किया है। तो यहाँ देखिएगा नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया है एक मिशन, और इसरो द्वारा क्या किया गया है, आदित्य L1 जो सूर्य के क्या करेगा, अध्ययन करेगा। फिर देखिएगा मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं, ठीक है, वेदर सैटेलाइट। तो ध्रुवीय परिक्रमा होता है, या तो आप याद रखिएगा पोलर ऑर्बिट में इसे बनाया जाता है, साथ ही साथ इसको जियो स्टेशनरी में भी रखा जा सकता है, इस प्रकार के उपग्रह को मौसम संबंधी। तो देखिएगा भारत का जो है मौसम संबंधी जो उपग्रह है, इनसे 3D है, तो ध्यान रखिएगा। फिर सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं, भारत का एक सैटेलाइट है, कौन सा, कार्टोसैट 1। तो ये याद रखना है आपको कि किससे संबंधित कौन सा उपग्रह है। तो ये आपको अगर पूछ दिया जाए मेंस में या मुख्य परीक्षा में कि उपयोग संबंधी या उपयोग के आधार पर किस प्रकार आप क्या करते हैं, उपग्रहों को बांटते हैं, तो ये सारे प्रकार हैं। जैसे अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जीपीएस समर्थित भू संवर्धित नौवाहन। तो ये गगन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, भारत में जो वायु क्षेत्र को बेहतर तरीके से देखने के लिए क्या किया गया है, गगन का प्रारंभ किया गया है। फिर नौ परिवहन या नौवाहन उपग्रह है। फिर मैरीसेट मतलब मरीन जो है, मतलब समुद्र के स्थिति को जानने के लिए, समुद्र के बारे में जानने के लिए ये उपग्रह बनाए गए हैं। फिर भारतीय प्रादेशिक नौका उपग्रह प्रणाली, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, नाविक का, तो नेविगेशन विद इंडियन ऑसिलेशंस करके इसका फुल फॉर्म है। तो ये पूछ सकता है ये किस पर्पस के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो याद रखना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपग्रह के कितने प्रकार होते हैं। तो आपने देखा 3 प्रकार के उपग्रह होते हैं, ठीक, जैसे कक्षा के आधार पर, फिर उनके स्थिति के आधार पर, फिर उसके बाद आपने देखा कि उनके प्रयोग के आधार पर। अब देखते हैं ये उपग्रहों को हम अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, प्रक्षेपण यान। ठीक, तो प्रक्षेपण यान क्या होता है, तो लॉन्चिंग व्हीकल होता है, जिसके माध्यम से हम पूरे सैटेलाइट को धरती की सतह से कहां तक, धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, एकमात्र क्या कार्य होता है कि उसको नियत कक्षा में स्थापित करना होता है। अब इसके बाद इसका क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, या तो अंतरिक्ष का मलबा बन जाएगा, या तो फिर क्या होगा, वापस से धरती पर गिर जाएगा। ठीक, तो ये जो अंतरिक्ष मलबे वाली जो कहानी है, ये आप मुख्य परीक्षा या तो कहें आप ध्यान रखिएगा, निबंध में भी ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जो चुनौतियां हैं अंतरिक्ष में जो बन रही है नई लगातार, है ना, वहां पर से भी संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसका एकमात्र कार्य क्या होता है, उपग्रह को उसकी नियत कक्षाओं में क्या करना, लेकर जाना, उसके स्थापित करना। और उसके बाद अगर हम देखें तो भारत में प्रक्षेपण यानों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका ध्रुवीय उपग्रह या ध्रुवीय प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV, ठीक है। दूसरा है भूतुल्यकाली प्रक्षेपण यान, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV। अभी देखिएगा सबसे पहले आप देखते हैं SLV, जो हमने प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया था, फिर इसी में हमने एडवांस किया इसे ASLV, फिर आगे चले हम और इसमें हमने बनाया PSLV, और PSLV के बाद हम आज पहुंच चुके हैं GSLV में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो विकास हैं आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो देखिएगा ये SLV, तो इसी के तहत हमने क्या किया था, रोहिणी का निर्माण किया था लगभग 1979 से लेकर 80 तक। फिर ASLV का भी हमने क्या कर लिया था, प्रायोगिक प्रक्षेपण प्रारंभ कर दिया था 1980 के आसपास। अब PSLV जो है हमारे भारतीय प्रेक्षण यानों में
1993 से लेकर 1994 तक। तो ये डेट्स आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद देखिएगा GSLV मैक 1 और मैक 2। तो ये जो मैक 2 है आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है नॉटी बॉय। नॉटी बॉय का मतलब ये है कि अपने प्रक्षेपण मतलब कक्षा से थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, भटक सकता है, इस कारण इसको बोला गया। तो ये जो है क्या, कब इसका प्रक्षेपण प्रारंभ किया गया, 2001 में। क्रायोजेनिक इंजन इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगले क्लास में हम देखेंगे क्रायोजेनिक इंजन मतलब क्या होता है। और सबसे आधुनिक अभी बना हुआ है हमारे पास GSLV मैक 3। इसे बोला जाता है फैट बॉय, ठीक है, फैट मैन बोला जाता है। अब इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी है, अगर आपको कहां जाना हो, लो अर्थ ऑर्बिट में जाना हो, तो 10 टन तक ये सामान जो है, वस्तु जो है कैरी कर सकता है। अगर हाई अर्थ ऑर्बिट में लेके जाना है तो 4 टन तक तो ये बिल्कुल लेके जा सकता है। इसका पेलोड क्षमता कितना है, 4 टन। अगर हाई रेंज पर जाना हो, लो रेंज पर जाना होगा तो 10 टन तक ये लेके जा सकता है। तो देखिएगा इसका विकास क्रम आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ये बना, है ना, ठीक। और सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या था, PSLV। इसी के माध्यम से हम चांद और चांद के साथ साथ कहां तक पहुंच चुके हैं, मंगल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो है इनसे एडवांस हो चुके हैं, GSLV मैक 3 तक पहुंच चुके हैं हम। अब देखिएगा SLV। तो SLV जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है क्या, यह प्रक्षेपण यान 3 है, ठीक है। तो हमारा जो प्रायोगिक तौर पर था तो SLV था, और उसके बाद हमने क्या किया है, इसे और एडवांस करने की कोशिश की। तो देखिएगा लो अर्थ ऑर्बिट में या लियो में क्या करते हैं, 40 किलो भार रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लगभग 1980 के आसपास श्रीहरिकोटा या शार जिसको हम बोलते हैं, सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज, ठीक है, वहीं से सफलतापूर्वक हमने क्या किया, इसका प्रक्षेपण किया। और सबसे पहले किसका किया है, याद रखिएगा, रोहिणी का, रोहिणी उपग्रह का, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी में क्या कर दिया गया, इसका एडवांस कर दिया गया, और उसका जो कैरिंग कैपेसिटी था, जो यहाँ पर आपको 40 दिखाई दे रहा है, उसको 3 गुना से थोड़ा ज्यादा कर दिया गया। और उसी से हम देखते हैं क्या, ASLV का निर्माण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। अब देखो इसको भी क्या है, लो ऑर्बिट में हम जो यान होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनको स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका पेलोड जो क्षमता होता है वो होता है 150 किलो के आसपास, मतलब 150 kg के आसपास ये लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो है, तीसरे चरण का जो हमारे पास प्रक्षेपण यान है वो है PSLV। तो PSLV अर्थात क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये भारत का तीसरे पीढ़ी का क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसमें ईंधन के रूप में हम तरल पदार्थ का प्रयोग करने लग गए हैं। देखेंगे आगे आगे क्लासों में हम देखेंगे जो प्रौद्योगिकी में या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो ईंधन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, ये अगली क्लास में हम देखेंगे। तो अगला है जो सबसे आधुनिक हमारे पास प्रक्षेपण यान है, वो है GSLV, जिसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो इसको अधिक दूरी तक ले जाने के लिए हम इस प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रक्षेपण यान है। अभी देखिएगा GSLV मैक 3 से चंद्रयान 2 जो है हमने अभियान किया हुआ है। अब देखिएगा जो हाल फिलहाल की जो घटना है, ठीक है, जहां से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है, वो कौन कौन से प्रश्न है, वो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिसको आपको ध्यान देना है, जो अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखिएगा लुपेक्स मिशन। तो लुपेक्स मिशन जो है वो किनके द्वारा चलाया गया है, तो देखिएगा ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है आपका इसरो, और ये है जाक्सा। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे भारत में इसरो है वैसे ही। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है क्या, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसी को बोलते हैं क्या, जाक्सा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार का चंद्र मिशन है, जहां पर क्या भेजेंगे हम, रोबोट भेजेंगे, कहां, चंद्रमा पर। इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो चंद्रमा पर पानी मौजूद है कि नहीं इसका पता लगाना है। हालांकि हम जो है चंद्रयान जो मिशन फर्स्ट हुआ था उसमें हम पता लगा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ के हमें साक्ष्य मिले थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आपको मेंस में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद देखिएगा 2025 में इसरो और फ्रांस का क्या चालू हो जाएगा, शुक्र मिशन चालू हो जाएगा। तो फ्रांस का स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES। तो अगर इंग्लिश में इसका नाम पढ़े तो ये है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। अब इनका काम क्या है कि वीनस जो हम बोलते हैं, शुक्र जो ग्रह है उसके आसपास के क्षेत्रों की जानकारी लेना, ठीक है। तो इसमें खोज के लिए भारत और फ्रांस सामने आए हैं, और 2025 तक ये मिशन क्या हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा क्या कि जो वीनस मिशन है ये किस लिए है, कौन कौन इसमें साथ दे रहे हैं, यह मिशन कब चालू हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। या फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है निसार।
निसार जो प्रोजेक्ट है वो नासा और इसरो का क्या है, समन्वय पर आधारित क्या है, एक सिस्टम है। देखिएगा इसका फुल फॉर्म आप अगर देखें निसार का, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको आपको पूछ सकता है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तन उनको देखना, परिवर्तनों की निगरानी करना, संभावित ज्वालामुखी विस्फोटों के बारे में चेतावनी देना, फिर देखते हैं भूजल आपूर्ति की निगरानी में मदद करना, और पांचवा देखते हैं बर्फ के चादरों के पिघलने की दर को आकलन करना। तो इस प्रकार क्या है इसका प्रमुख लक्ष्य। तो आपको ये डायरेक्ट ही प्रश्न मुख्य परीक्षा में 4 अंक तक क्या है पूछा जा सकता है कि जो निसार है, निसार का लक्ष्य बताइए। निसार जो है किनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आपको याद रखना है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है ये। अगला जो मिशन है वो है आदित्य मिशन। आदित्य मिशन सूर्य का अध्ययन करने पर आधारित एक मिशन है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। लगभग माना जा रहा है कि ये अक्टूबर और नवंबर 2022 तक ये मिशन क्या है लॉन्च हो सकता है। इसके अंतर्गत आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर, तो 15 लाख किलोमीटर की कक्षा में क्या किया जाएगा, दूर स्थापित किया जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सूर्य की अधिक से अधिक जानकारी मिल सकते हैं, उनका आकलन कर उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो मिशन है वो है गगनयान मिशन। इसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। कहा जा रहा है कि 3 चरणों में यह मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके पहले 2 चरण मानव रहित होंगे और अंतिम जो तीसरा जो चरण होगा उसमें कम से कम 3 सदस्यीय क्या किया जाए, मानव मिशन हो गए। पहले 2 मिशन में यहाँ पर हम एक रोबोट की सहायता लेंगे जिसको बोला गया है क्या, व्योममित्र। तो याद रखना है कि ये पहला मानव मिशन होने वाला है भारत का अंतरिक्ष में, गगनयान। तो भारत के जो अब तक के सफल अभियान है उनकी तरफ हम चलते हैं। तो पहला है क्या, मंगल मिशन। इसको कब पृथ्वी से लॉन्च किया गया था, तो आप देखते हैं 5 नवंबर 2013 को, ठीक। और ये किससे, तो PSLV C-25 से इसको लॉन्च किया गया था। और देखते हैं कब, तो ये कब मंगल के कक्षा पर पहुंचा है, तो 24 सितंबर 2014 को। फिर उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि है और गिने चुने देशों में हम शामिल हो गए हैं, ठीक है। ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। अगला बात करते हैं हम चंद्रयान मिशन की। तो चंद्रयान, भारत में 2 मिशन हो चुके हैं चंद्रयान से संबंधित। तो चंद्रयान फर्स्ट वो आया था या लॉन्च किया गया था कब, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। कहां से, तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा से। यहाँ पर जो लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C-11 था, ध्यान रखना है। और उस समय जो प्रमुख थे इसरो के वो थे G माधवन नायर। और ये चंद्रयान मिशन हमारे लिए महत्व इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के बाहर हमने देखा चंद्रमा पर भी क्या है, बर्फ की परतें हैं, बर्फ के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले थे। तो ये आपके लिए क्या है, निकट भविष्य में बहुत सारी संभावनाओं को दर्शाता है चंद्रयान मिशन 1। तो चंद्रयान के ही क्रम में हमारा मिशन है चंद्रयान 2। लॉन्च डेट अगर देखें तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान का प्रक्षेपण भी कहां से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यहाँ पर देखिएगा इसका एक ऑर्बिट था, लैंडर जिसका नाम विक्रम, फिर रोवर जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान। हमने देखा था यह मिशन जो है आधा पूर्ण होने के बाद हमने देखा कि ऑर्बिटल में तो हमने स्थापित कर दिया था, लेकिन जो लैंडर और रोवर है उसके बीच का संपर्क टूट गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा चंद्रयान 2 का जो भार था वो कितना था, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा चंद्रयान को किससे प्रक्षेपित किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो GSLV Mach-3 M1 से, ठीक है। तो ये जो है आपको दिखाई जो दे रहा है ये काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ से प्रश्न आने की निश्चित तौर पर क्या है, संभावना है। खासकर जो निसार है, फिर गगनयान मिशन है, आदित्य L1 मिशन है, ये सारे के सारे मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले अन्य एग्जामों के लिए भी यहाँ पर जो फैक्चुअल डेटा बताया गया है वो सबके सब इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।